ताकि मैं स्टार्ट करूँ क्लास। मैम आपकी आवाज आ रही है लेकिन बहुत शोर है बैकग्राउंड में। अब बेहतर है या अभी भी काफ़ी शोर है? अब बेहतर है? नहीं मैम बैकग्राउंड में शोर है। अच्छा, एक मिनट, let me change the place. I can turn it actually as फैन की वजह से आई थिंक आ रहा है, फैन बंद करो। अब बेहतर है या अभी भी प्रॉब्लम है? नहीं मैम शोर है। ठीक है, मैं जगह चेंज करके करना है, ठीक है। अब बेहतर हुई या अभी भी काफ़ी शोर है? मैम अब बेहतर है। बेहतर है या अभी भी शोर है? नहीं बेहतर है अब। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। जस्ट ठीक है, हमने कल डिस्कस किया था बेसिक हीट ट्रांसफर का। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने एक्चुअल टॉपिक की तरफ, विच इज मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है, अब हमने कल बात की थी हीट क्या होती है, हीट ट्रांसफर कैसे होती है। ठीक है, हीट ट्रांसफर के अंदर थोड़ी बहुत बेसिक के बारे में हमने बात की थी कि टेम्परेचर के दरमियान, टेम्परेचर और हीट के दरमियान क्या डिफरेंस है, थर्मोडायनेमिक्स और हीट ट्रांसफर के दरमियान क्या डिफरेंस है। आज हम अपना एक्चुअल जो कोर्स है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमारे कोर्स की सबसे पहली जो टॉपिक है वो है मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। जो हमारे पास हीट ट्रांसफर होती है वो होती है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस। अगर टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो ही हीट ट्रांसफर होगी। इफ देयर इज नो टेम्परेचर डिफरेंस देन देयर विल बी नो हीट फ्लो। अब हमारे पास तीन तरीके हैं जिनकी वजह से जो है हीट ट्रांसफर होती है। पहला है हमारे पास कंडक्शन, सेकेंड है हमारे पास कन्वेक्शन एंड थर्ड है हमारे पास रेडिएशन। ये तीन हमारे पास मोड्स हैं जिनकी वजह से हमारे पास नेचुरली या फोर्स भी आप कह लो, लेकिन जिनकी वजह से हमारे पास हीट ट्रांसफर होती है, हीट एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में फ्लो करती है। अब इन तीनों फिनोमिना, इन तीनों मोड्स के अंदर एक चीज कॉमन है, वो ये कि हीट फ्लो कर रही है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू अ लोअर टेम्परेचर। ऐसा नहीं है कि लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर हीट फ्लो करेगी, it will always flow from a higher temperature to a lower temperature. जो कंडक्शन एंड रेडिएशन है ये हमारे पास जो है फिजिकल मैकेनिज्म है, जबकि कंडक्शन जो है हमारे पास इट्स क्वाइट रिलेटिवली सेम एज कंडक्शन। लेकिन कंडक्शन हमारे पास सॉलिड में होता है और कन्वेक्शन हमारे पास फ्लूइड के अंदर होता है। बाकी जो दोनों का फिनोमिना है कन्वेक्शन का और कंडक्शन का, दे आर क्वाइट रिलेटिवली सेम। ठीक है, अब हम थोड़ी डेप्थ में जाएंगे हर उसकी कि ईच जो हमारे पास मोड है वो क्या है। जो कंडक्शन है उसको हम डिटेल में कंटिन्यू करेंगे, जबकि कन्वेक्शन और रेडिएशन है ये हम बाद में सर हसाम आप लोग को इसके बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम कंडक्शन की बात करते हैं। कंडक्शन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है बाय डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, लेकिन क्या जरूरी है, ऑब्वियस ही बात है, हम कह रहे हैं हीट ट्रांसफर के बारे में, तो जो हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस होगा उसके बाद हमारे पास जो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होगी वो क्या होगी, हमारे पास कंडक्शन होगी। अब हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं,
दो मॉलिक्यूल के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस है। एक मॉलिक्यूल है उसका टेम्परेचर लो है और दूसरा मॉलिक्यूल है उसका टेम्परेचर हाई है। दोनों क्लोजली क्या कहते हैं डायरेक्ट उसमें कांटेक्ट में है। तो क्या होगा, जो हायर टेम्परेचर वाला मॉलिक्यूल है वो अपनी हीट या अपनी एनर्जी जो है ट्रांसफर करेगा टू अ लोअर टेम्परेचर वाले मॉलिक्यूल। तो ये क्या है, हमारे पास कंडक्शन। कंडक्शन हमारे पास जो है, इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक ये कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली इंटरेक्शन में हो, डायरेक्टली कांटेक्ट में हो। दूसरी बात ये हमारे पास कि टेम्परेचर डिफरेंस हो, टेम्परेचर ग्रेडियंट हो। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, हम बात करें मॉलिक्यूल्स हमारे पास कांटेक्ट में हो, तो हमारे पास कंडक्शन जो है किसके अंदर पॉसिबल है, सॉलिड्स के अंदर। क्योंकि सॉलिड्स के अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं। सही है। अब हमारे पास अगर यही चीज लिक्विड में हो तो हमारे पास वो जो क्या हो जाती है, कन्वेक्शन हो जाती है। लेकिन गैसेस के अंदर अगर हो तो हम उसको जो है कंडक्शन नहीं कह सकते, क्योंकि गैसेस के अंदर मॉलिक्यूल जो है काफी दूर दूर होते हैं, तो उनके अंदर डायरेक्टली हमारे पास इंटरेक्शन क्रिएट नहीं हो पाता, डायरेक्टली वो कांटेक्ट में नहीं आ पाते। तो इसीलिए जो हमारे पास फ्लूइड की हम जनरल बात करते हैं कि जनरली जो फ्लूइड के अंदर हमारे पास है उसको हमने कन्वेक्शन का नाम दे दिया है, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द रिलेशनशिप, कि हमारे पास कंडक्शन के अंदर कांटेक्ट में आना जरूरी है, जबकि कन्वेक्शन के अंदर उनके दरमियान डायरेक्ट कांटेक्ट ना भी हो तब भी दे कैन ट्रांसफर हीट। ठीक है, तो हमारे पास कंडक्शन हम एक तरीके से कह सकते हैं कि ये सॉलिड और लिक्विड में भी हो सकती है, बट गैसेस के लिए हम कंडक्शन का वर्ड यूज नहीं कर सकते। तो टू अवॉइड द क्या कहते हैं कंफ्यूजन, हमने क्या किया, सॉलिड्स के लिए कंडक्शन को फिक्स कर दिया, और हमने लिक्विड्स एंड गैसेस यानी फ्लूइड्स के लिए हमने जनरली कन्वेक्शन को फिक्स कर दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंडक्शन होती कैसे है। ठीक है, कंडक्शन के लिए हमारे पास मॉलिक्यूलर मोशन जरूरी है। ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर होगी थ्रू मॉलिक्यूलर मोशन, मॉलिक्यूलर बेसिस पे कंडक्शन अकर हो रही है। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर बेसिस पे कैसे अकर हो रही है, वी विल लुक इनटू इट। ठीक है, एक हमारे पास एग्जांपल है, इसके ना हमारे पास ये मेटालिक रॉड है। ठीक है, XYZ किसी भी उसकी मेटल की, और वी डू नॉट केयर अबाउट द मेटल राइट नाउ। हमें बस ये कि एक मेटल की रॉड है, इसको हम हीट करें। ठीक है, वी आर प्रोवाइडिंग हीट एनर्जी टू इट। अब इस एनर्जी से क्या हो रहा है कि जो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स है जो बिल्कुल डायरेक्टली हमारे पास कांटेक्ट में आ रहे हैं इस हीट से, दे विल स्टार्ट गेनिंग द टेम्परेचर। पहले हीट गेन करेंगे, हीट की वजह से उनका टेम्परेचर रेज होगा। ठीक है, अब क्या हुआ, फ्लेम ने इनको हीट प्रोवाइड की, इन्होंने टेम्परेचर गेन कर लिया। ठीक है, अब क्या होगा हमारे पास, जब उनका टेम्परेचर गेन हो गया, वो एनर्जाइज्ड हो गए, उनकी जो है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होकर इनका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, उन्होंने वाइब्रेशन करना शुरू कर दी, तो इसकी वजह से क्या होगा, वो अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल्स को भी पुश करना शुरू कर देंगे। जब नेबरिंग मॉलिक्यूल्स पुश होना शुरू हो जाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास हीट ट्रांसफर अकर होगी। ठीक है, अब क्या हुआ हमारे पास, जब नेबरिंग मॉलिक्यूल्स ने जो है अपने क्या कहते हैं, इन मॉलिक्यूल्स ने अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल्स को पुश करना शुरू किया, तो क्या हुआ, वो भी एनर्जाइज्ड हो गए। पहले तो जो डायरेक्ट कांटेक्ट में थे फ्लेम के, वो एनर्जाइज्ड हुए, उनकी वाइब्रेशन इंक्रीज हुई। उनकी वाइब्रेशन इंक्रीज होने की वजह से उन्होंने अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल्स को भी पुश करना शुरू किया। जब उन्होंने अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल्स को पुश करना शुरू किया तो वो भी वाइब्रेट करने लग गए। जब वो वाइब्रेट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है वो भी एनर्जाइज हो जाएंगे, तो उसकी वजह से रिजल्ट में क्या होगा, उनका टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो थ्रू दिस फिनोमेना हमारे पास क्या होगा, ग्रेजुअली फ्रॉम दिस पॉइंट टू द अदर पॉइंट हमारे पास क्या होगा, वाइब्रेशन की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू होगा, और इसकी वजह से क्या होगा, हीट ट्रांसफर होना शुरू होगी, इसकी वजह से क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली कांटेक्ट में है। ठीक है, इस कांटेक्ट की वजह से क्या हो रहा है कि एक मॉलिक्यूल की मोशन की वजह से दूसरा मॉलिक्यूल भी मूव कर रहा है, और उस मॉलिक्यूल की मूवमेंट की वजह से हमारे पास काइनेटिक वाइब्रेशन बढ़ रही है, वाइब्रेशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो बिकॉज ऑफ दिस हीट सोर्स हमारे पास ये पूरी मेटल रॉड आहिस्ता ग्रेजुअली हीट अप हो जाएगी थ्रू कंडक्शन। ठीक है, ये वाली बात समझ आई, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम। ठीक है, अब हमारे पास ऑब्वियस सी बात है, हमने कहा था हीट फ्लो करती है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू अ लोअर टेम्परेचर,
तो इस मॉलिक्यूल का हमारे पास जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है अपनी फ्लेम से, उसका टेम्परेचर सबसे हाई है। ठीक है, फिर ये अपनी इस जो उसको जो एनर्जी मिली है, उस एनर्जी की वजह से क्या कर रहे हैं, ये एनर्जी पास ऑन कर रहे हैं अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल्स को, और जो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स है उनकी एनर्जी लोअर है। ठीक है, तो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर एनर्जी ट्रेवल कर रही है। एनर्जी यहाँ से क्रिएट, यहाँ से सोर्स एनर्जी की हमारे पास फ्लेम, उस सोर्स ने हमारे पास एक मॉलिक्यूल को हीट अप किया, फिर उस एक मॉलिक्यूल जब हीट अप हो गया, उसने वाइब्रेट करना शुरू किया, तो उसने अपनी एनर्जी ट्रांसफर करना शुरू की, अपनी वाइब्रेशन ट्रांसफर करना शुरू करी। उसकी वजह से उसकी नेबरिंग मॉलिक्यूल्स हीट वाइब्रेट करना शुरू हुए, वो हीट अप हुए, उन्होंने एनर्जी गेन की। फिर उस एनर्जी की वजह से जो नेबरिंग फर्दर एक और नेबरिंग मॉलिक्यूल था, उसने वाइब्रेट करना शुरू किया, उसने एनर्जी गेन की। फिर इसी तरीके से प्रोसेस कंटिन्यू रहा अंटिल कि पूरी की पूरी रॉड हमारे पास हीट अप हो गई और इसका पूरा टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। ठीक है, जब तक टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा तब तक हीट ट्रांसफर होती रहेगी। जैसे ही टेम्परेचर डिफरेंस खत्म हो जाएगा, पूरी रॉड का टेम्परेचर सेम कांस्टेंट हो जाएगा, तब हमारे पास हीट ट्रांसफर बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो व्हेनेवर देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस, हीट विल ऑलवेज फ्लो। कोई प्रॉब्लम इस बारे में? कंडक्शन के बारे में कोई प्रॉब्लम? मॉलिक्यूलर बेसिस पे होती है ये हमारे पास। ठीक है, सॉलिड्स के अंदर होती है हमारे पास। लिक्विड और गैसेस के लिए हम कन्वेक्शन यूज करते हैं टर्म्स। ठीक है, एक मॉलिक्यूल हमारे पास एनर्जाइज्ड हो जाएगा और वो फिर अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा टू द नेबरिंग मॉलिक्यूल्स। तो ये इसका मतलब क्या है कि डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज कॉजिंग कंडक्शन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? शैल वी मूव ऑन? ठीक है, ठीक है, लेट्स मूव ऑन। अब हम बात करते हैं, बिफोर कन्वेक्शन हम रेडिएशन की बात करते हैं। रेडिएशन क्या है हमारे पास? इट्स अ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, अब रेडिएशन में हमारे पास लाइट भी आ जाती है, रेडिएशन के अंदर हमारे पास हीट भी आ जाती है। तो हम लाइट की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ हीट की बात करें कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से अगर हीट ट्रांसफर हो रही है तो वो क्या है? रेडिएशन है। ये हमारे पास डिफरेंट है फ्रॉम कंडक्शन एंड कन्वेक्शन बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम। ठीक है, ईदर मीडियम हो ईदर मीडियम ना हो, रेडिएशन कैन इजीली अकर। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देख लो। स्पेस, सन है हमारे पास, वैक्यूम से हमारे पास सनलाइट या सन रेज जो है अर्थ की तरफ आती हैं। तो ऑब्वियसली बात है, वैक्यूम यानी देयर इज नो मीडियम, स्पेस है, कोई मीडियम नहीं है वहां पर, लेकिन स्टिल द रेज कैन ट्रेवल फ्रॉम सन टूवर्ड्स द अर्थ और हमें हीट महसूस होती है सन की। सन की जो हमारे पास एनर्जी है, वी कैन फील इट ऑन द अर्थ। ठीक है, तो ईदर मीडियम हो ईदर मीडियम ना हो, इट डज नॉट मैटर, क्योंकि रेडिएशन जो हमारे पास वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दे कैन ट्रैवल विदाउट अ मीडियम और इन द मीडियम एज वेल। तो अगर, क्योंकि अब इन द मीडियम की बात है कि जैसे ही हमारे पास अर्थ के अंदर सनलाइट पेनिट्रेट हो जाती है, तो उसके बाद हमारे पास मीडियम आ जाता है एयर। ठीक है, तो एयर के थ्रू भी हमारे पास हम हीट सन की महसूस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मीडियम आ गया तो हमारे पास जो है जो वेव्स हैं वो डिस्पर्स हो गए या वेव्स हैं वो खत्म हो गए, वी कैन नॉट फील द हीट एनीमोर। तो मीडियम हो या ना हो, इट डज नॉट मैटर फॉर द रेडिएशन। रेडिएशन कैन इजीली अकर विद इन द मीडियम और विदाउट अ मीडियम एज वेल। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेडिएशन की। ठीक है, रेडिएशन में हमारे पास क्या होता है? एक सोर्स होता है और एक रिसीवर होता है। ठीक है, अब ये एग्जांपल है, इसके अंदर ये हमारे पास जो हीटर है, दिस इज द सोर्स, क्योंकि ये प्रोड्यूस कर रहा है हीट एनर्जी। ठीक है, ये रेडिएट कर रहा है हीट एनर्जी। ये इसकी वजह से क्या हो रहा है? हीट हमारे पास स्केप करिए, जिस भी हमारे पास बॉडी से हीट स्केप करेगी वो हमारे पास सोर्स हो जाएगी। और रिसीवर क्या होगा? जो बॉडी हमारे पास हीट एक्सेप्ट कर रही होगी, एब्जॉर्ब कर रही होगी, वो क्या हो जाएगा? रिसीवर। जैसे कि सन हमारे पास सोर्स है, अर्थ क्या है? हमारे पास रिसीवर है। इस एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास दिस हीटर इज द सोर्स एंड द पर्सन सिटिंग जस्ट राइट नेक्स्ट टू द हीटर इज अ रिसीवर। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है, हीट ट्रेवल फ्रॉम अ हायर टेम्परेचर टू अ लोअर टेम्परेचर, तो हमारे पास सोर्स का टेम्परेचर वुड बी हायर और रिसीवर का टेम्परेचर वुड बी लोअर देन द सोर्स। ठीक है, अब हमारे पास ऑब्वियसली बात है कि जो हमारे पास सिंस डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है मॉलिक्यूल्स, तो रेडिएशन के अंदर हमारे पास जैसे कंडक्शन है,
कंडक्शन के अंदर हमारे पास सबसे ज्यादा एफिशिएंट हीट ट्रांसफर होता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं। बेटा जिसका भी माइक अनम्यूट है प्लीज म्यूट कर लो। बेटर। अब जैसे कंडक्शन है हमारे पास, कंडक्शन के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है कि मॉलिक्यूल्स डायरेक्ट कांटेक्ट में, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है दे विल ट्राई टू गेट एज मच एनर्जी एज दे कैन, ठीक है, उनकी कोशिश होगी कि कोई भी एनर्जी वेस्ट ना हो, वो सारी की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले। लेकिन हमारे पास जब हम बात करते हैं रेडिएशन की, तो रेडिएशन में हमारे पास लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि जो हमारे पास सोर्स और रिसीवर है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है, तो देयर वुड बी सो मैनी थिंग्स इन बिटवीन विच विल एब्जॉर्ब द एनर्जी एज वेल। अभी जैसे हीटर और पर्सन है, इसके दरमियान काफ़ी सारे एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, राइट, तो एयर के मॉलिक्यूल्स भी हीट अप होंगे, तो जितनी एनर्जी हमारे पास ये हीटर प्रोड्यूस कर रहा है या ये जितनी एनर्जी ये हीटर रिलीज कर रहा है, वो सारी की सारी एनर्जी इस रिसीवर से एब्जॉर्ब नहीं हो रही। देयर वुड बी जितने भी यहाँ पे इन बिटवीन रिसीवर और सोर्स के जितने भी सब्सटेंसेस होंगे, जितने भी पार्टिकल्स होंगे, जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, दे विल ऑल्सो ट्राई टू एब्जॉर्ब द हीट एज वेल, ठीक है। तो रेडिएशन हमारे पास जो है लेस एफिशिएंट होता है एज कंपेयर टू कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, क्योंकि हमारे पास जो बॉडीज होती है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि इनके दरमियान जितनी भी बॉडीज हैं, जितने भी हमारे पास सब्सटेंसेस या जितने भी पार्टिकल्स हैं, वो भी हमारे पास इंक्लूड हो जाते हैं इनटू द सिस्टम, भी पार्ट ऑफ द सिस्टम बन जाते हैं और वो भी एनर्जी एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो रेडिएशन इज लेस एफिशिएंट एज कंपेयर टू कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या होगा, रेडिएशन के अंदर हमारे पास कंटिन्यूस इंटरचेंज होता रहता है एनर्जी के टू बॉडीज के दरमियान, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास एनर्जी फ्लो करेगी फ्रॉम अ हॉटर बॉडी टू अ कोल्डर बॉडी, ठीक है। with a medium, without a medium, it does not matter. For conduction we must require a medium, for convection we must require a medium, but for radiation there is no need of a medium. It can occur within the medium and without a medium, ठीक है, but radiation is less efficient as compared to conduction and convection, ठीक है। Moving on to convection. Convection हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ये हमारे पास जो है फ्लूइड की मूवमेंट की वजह से कॉज होता है। हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास फ्लूइड है, वो हीट गेन कर रहा है, तो वो इट विल बिकम लेस डेंस, ठीक है। जब वो लेस डेंस हो जाएगा तो इट विल मूव टू अपवर्ड्स, और जो हमारे पास कोल्ड फ्लूइड है वो इट विल बिकम मोर डेंसर देन द हॉट फ्लूइड, और वो क्या हो जाएगा, इट विल ट्राई टू सिंक। तो इसकी वजह से जो मूवमेंट कॉज होती है वो हमारे पास कहलाती है कन्वेक्शन। ये फिगर से ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी, तो मैं फिगर से समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन बिफोर दिस कन्वेक्शन मैं कल वाली ही एक बात रिपीट कर दूंगी। हमारे पास हीटिंग से मास चेंज नहीं होता, वेट हमारे पास सेम रहता है, मास हमारे पास सेम रहता है बॉडीज का, हीटिंग डज नॉट अफेक्ट ऑन द मास ऑफ द बॉडी। लेकिन उससे हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम चेंज होता है, क्योंकि एक्सपेंशन होती है, हीटिंग कॉज एक्सपेंशन, कूलिंग कॉज कॉन्ट्रैक्शन। तो ऑब्वियसली बात है जब हीटिंग से एक्सपेंशन हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, तो वॉल्यूम पे इफेक्ट तो पड़ेगा, लेकिन मास पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब हीटिंग पे वॉल्यूम पे इफेक्ट पड़ेगा तो ऑब्वियसली बात है इवेंचुअली डेंसिटी पे भी इफेक्ट पड़ेगा। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो जितना ज्यादा आप उसका वॉल्यूम, जितना ज्यादा एक्सपेंशन होगी, जितना ज्यादा उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, उतना ज्यादा ही क्या कहते हैं उसकी डेंसिटी कम होती जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास हीटिंग्स की वजह से क्या होता है, डेंसिटी कम होती जाती है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लेस डेंस होते जाते हैं। मास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वॉल्यूम पे इफेक्ट पड़ता है, एंड देयर बाय वॉल्यूम की वजह से आपके पास जो इफेक्ट पड़ता है वो उसके डेंसिटी पे पड़ता है, और जो चीज़ें होती हैं हीटिंग के बाद वो लेस डेंस हो जाती हैं। कोल्ड चीज़ें हमेशा हैवियर होती हैं, मोर डेंस होती हैं एज कम्पेयर टू हॉट बॉडीज। हॉट बॉडीज हमेशा जो है लेस डेंस होती हैं बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन इन द स्ट्रक्चर या इन द बॉडी, ठीक है। अब इसी फिनोमेना को हम देखते हैं बाय अ फिगर। अब हमारे पास ये लेट्स से कप है या जार है, बीकर है, जिसको हम हीट करें, ठीक है। फ्लेम हमने यूज किया एज अ हीट सोर्स। ये फ्लेम क्या कर रहा है, हमारे पास हीट प्रोवाइड कर रहा है टू द कप। अब हमारे पास ये जो डायरेक्टली हमारे पास सॉलिड है, जो डायरेक्टली मॉलिक्यूल्स कांटेक्ट में, यहाँ पे तो कंडक्शन हो रही होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्लूइड की।
फ्लूइड के अंदर सिंस मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक नहीं होते हैं, देयर इज ए क्वाइट इनके दरमियान गैप्स होते हैं, तो हम कंडक्शन नहीं यूज़ करते, इसके लिए टर्म हम कन्वेक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं दे विल स्टार्ट हीटिंग अप। जब मॉलिक्यूल्स हीट अप हो जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इनका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, दे विल बिकम लेस डेंस। जबकि लेस डेंस हो जाएंगे तो वो अपनी डेंसिटी की वजह से क्या हो जाएंगे, लेस डेंस हो गए हैं हमारे पास, तो ऑब्वियसली बात है लाइटर हो गए हैं वे अपने ये, जबकि लाइटर हो जाएंगे तो दे विल मूव अपवर्ड। ठीक है, और जो ऊपर का कोल्ड हमारे पास फ्लूइड है, ये जो कोल्ड फ्लूइड है ये हैवियर हो जाएगा एज कम्पेयर टू द हॉट फ्लूइड। तो ये क्या हो जाएगा, ये सिंक कर जाएगा, और जो आपके पास हॉट फ्लूइड है ये आपके पास राइज अप हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, आपके पास एक सर्कुलर मोशन बन जाती है, जिसके अंदर आपके पास क्या होता है, मॉलिक्यूल जो हीट अप होते जाते हैं वो राइज अप होना शुरू हो जाते हैं, और जो हमारे पास कोल्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बिकॉज ऑफ बीइंग हैवियर दे ट्राई टू सिंक डाउन। ठीक है, जब वो सिंक डाउन करेंगे तो वो फिर फ्लेम के कांटेक्ट में आएंगे, फ्लेम की वजह से उनको हीट मिलेगी, जब उनको हीट मिलेगी दे विल बिकम लेस डेंस। ठीक है, जब वो लेस डेंस हो जाएंगे तो दे विल ट्राई टू गो अपवर्ड। जब वो दोबारा से ऊपर जाएंगे तो जितने भी हमारे पास कोल्ड मॉलिक्यूल्स हैं जो ऊपर की तरफ है दे विल ट्राई टू सिंक डाउन, क्योंकि वो हैवी हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारे पास एक सर्कुलर मोशन बन जाती है। ये जो सर्कुलर मोशन होती है हमारे पास, ये हो जाए हमारे पास कहलाती है कन्वेक्शन। ठीक है, तो हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन क्या होता है हमारे पास, इट जनरली अकर इन फ्लूइड। अब वेदर इट इज लिक्विड वेदर इट इज गैस, ये हमारे पास जनरली फ्लूइड के अंदर होता है। हमारे पास क्या होता है कि ये एक सर्कुलर मोशन होती है, जिसके अंदर हमारे पास जो हैवियर या हमारे पास जो कोल्डर हमारे पास फ्लूइड होता है वो सिंक डाउन होता है, और जो हमारे पास हैवियर या हॉटर हमारे पास जो लिक्विड होता है वो राइज अप होने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से हीट ट्रांसफर होती है। ठीक है, अब जो हमारे पास कोल्ड है जब वो सिंक डाउन कर रहा है तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं फ्लेम के, एंड देन इट विल गेन हीट फ्रॉम द फ्लेम। फिर क्या होगा, वो दोबारा से राइज अप हो जाएगा। फिर इसी तरीके से हमारे पास ग्रेजुअली आहिस्ते आहिस्ते जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इस बीकर के अंदर वो सारे के सारे क्या करेंगे, हीट गेन कर लेंगे फ्रॉम द फ्लेम, एंड दे विल ऑल बिकम हॉट। ठीक है, और ये कब तक प्रोसेस होता रहेगा, जब तक कि हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस खत्म नहीं हो जाता। अच्छा ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास एक और बात जो पर्टिकुलरली लिक्विड्स के अंदर आ जाती है कि लिक्विड के अंदर हमारे पास स्टेट चेंज भी हो जाती है। अब ऑब्वियसली बात है हम इसे कंटिन्यूसली हीट प्रोवाइड कर दें, ठीक है, तो आपके पास जितने भी फ्लूइड हैं ये हमारे पास हीट गेन करें। जबकि हीट गेन करें तो देयर वुड बी अ टाइम, अभी तो सेंसिबल हीटिंग चल रही है कि इनका फेस चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, आफ्टर सर्टेन टाइम जब इन सब का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, लेट्स से इफ वाटर है हमारे पास तो 100 डिग्री जब पहुंच गया इनका टेम्परेचर, देन क्या होगा, हमारे पास जो मजीद हमारे पास फ्लेम हीट प्रोवाइड कर रहा होगा ये सारी की सारी हीट यूज होगी फेस चेंज के लिए, लेटेंट हीटिंग होना शुरू हो जाएगी। तब क्या होगा, आपके पास टेम्परेचर चेंज नहीं आएगा बल्कि फेस चेंज आएगा। तो आपके पास वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे, स्टीम प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी, जो वाटर है वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें भी क्या होगा, हमारे पास कन्वेक्शन ही होगा। ठीक है, जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली कांटेक्ट में आएंगे फ्लेम के, जब वो हमारे पास ज़्यादा हीट गेन कर लेंगे तो दे विल ट्राई टू राइज अप, और राइज अप होने के बाद जो है वो अपना फेस चेंज करके विल स्केप इन द एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट के अंदर स्केप कर जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास हम कन्वेक्शन की बात कर रहे थे, तो कन्वेक्शन हमारे पास दो तरह की होती है, एक होती है नेचुरल और एक होती है फोर्स्ड। ठीक है, नेचुरल की बात तो आप मैंने आपको बता दी, जो अभी मैंने आपको बताया था वो नेचुरल थी, इसके अंदर आप कोई भी चीज यूज नहीं कर रहे थे, आप फोर्स कन्वेक्शन नहीं कर रहे थे। नेचुरली क्या हो रहा था, मॉलिक्यूल्स जो आप हीट प्रोवाइड कर रहे थे, मॉलिक्यूल्स जो है वो हीट गेन करके लाइटर हो रहे थे और राइज अप कर रहे थे, और जो कोल्डर मॉलिक्यूल्स थे वो बिकॉज ऑफ द डेंसिटी सिंक कर रहे थे। ठीक है, जब वो सिंक कर रहे थे तो फिर वो हीट गेन कर रहे थे, और उस हीट गेन करने के बाद वो लाइटर हो रहे थे और राइज अप कर रहे थे। इस तरह ग्रेजुअली सारे मॉलिक्यूल्स आहिस्ता आहिस्ता फ्लेम के कांटेक्ट में आकर हीट गेन करके राइज अप हो रहे थे, और देयर वाज अ टाइम कि जब पूरे हमारे पास जो जग है या पूरा बीकर है इसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया था। तो ये क्या है, नेचुरल कन्वेक्शन है। इसके अंदर आप फोर्स नहीं करवा रहे हो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को। ठीक है, मॉलिक्यूल्स अपनी मर्जी से हीट गेन कर रहे हैं और राइज अप हो रहे हैं, मॉलिक्यूल्स अपनी मर्जी से सिंक डाउन कर रहे हैं और हीट गेन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास इंडस्ट्रीज के अंदर हम जो है फोर्स कन्वेक्शन भी ऑप्ट करवाते हैं। फोर्स कन्वेक्शन में क्या होता है, हमारे पास
हम स्टिरर वगैरह यूज़ करते हैं। स्टिरर वगैरह का पर्पस क्या होता है कि हमारे पास ये, जैसे फॉर एग्जांपल ये बीकर है, सही, स्टिरर ये लगा हुआ है। स्टिरर क्या कर रहा है, स्टिर कर रहा है आपके पास। ये जैसे आप लेट्स से आप जो है चाय बना रहे हैं, चाय बनाते हुए आपने शुगर ऐड की टी पॉट के अंदर, ठीक है। अब आप क्या करें, शुगर को क्विकली, अगर आप उसको शुगर ऐड करके छोड़ देंगे उसके अंदर, तो ऑब्वियसली बात है आफ्टर सम टाइम वो डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब आपने इस प्रोसेस को क्विक करना है, तो आप क्या करोगे, आप चम्मच से उसको डिसॉल्व करना शुरू कर दोगे। यू आर प्रोवाइडिंग हीट एज वेल, और आप स्टिरर ये चम्मच से उसको स्टिर भी कर दो, ताकि जो आपका प्रोसेस है वो क्विकली हो जाए। तो ये क्या है, फोर्स कन्वेक्शन है। इसी तरीके से आप क्या करते हो, बीकर है आपके पास, बीकर में अगर आपने पानी गर्म कर दो, अगर आपने जो है क्या कहते हैं उसको रख दिया, तो ऑब्वियसली बात है वो इट विल टेक टाइम कि सब मॉलिक्यूल जो है आपके पास हीट गेन करके दे विल राइज अप, फिर वापस जो ऊपर के कोल्डर मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके पास जो है सिंक डाउन करेंगे, फिर वो हीट गेन करेंगे। तो इस प्रोसेस को एफिशिएंट करने के लिए क्या करते हैं, आप स्टिरर यूज करते हैं। या समटाइम हमारे पास क्या होता है, मॉलिक्यूल जैसे स्लरी है, बहुत ही विस्कस कोई हमारे पास फ्लूइड है जिसकी जो है मूवमेंट इतनी इजीली पॉसिबल नहीं, जैसे वाटर है, वाटर तो हमारे पास इतना विस्कस नहीं होता है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स इजीली फ्लो कर सकते हैं इन क्या कहते हैं सर्कुलर मोशन। लेकिन कोई बहुत ही विस्कस है, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू गेन हीट, सही है, और आप जो है एफिशिएंट प्रोसेस करना चाहते हैं, तो क्या करोगे, आप स्टिरर वगैरह यूज करोगे और आप उसको कन्वेक्शन को फोर्स करवाओगे। जो आपकी सर्कुलर मोशन है उसको आप खुद से प्रोड्यूस करोगे बाय यूजिंग एनीथिंग, ठीक है। उस केस के अंदर हमने स्टिरर यूज किया, आप कुछ भी यूज करके आप उसकी सर्कुलर मोशन को खुद से इंड्यूस करवाओगे, तो वो क्या हो जाती है, फोर्स कन्वेक्शन, ठीक है। आप क्या करते हो, कोई भी मैकेनिकल मींस यूज करते हो और अपनी जो हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन के दरमियान एनर्जी ट्रांसफर करते हो, तो ये हमारे पास क्या हो गई, फोर्स कन्वेक्शन। अगर बाय नेचुरली हो रहा है विदाउट एनी मैकेनिकल मींस, तो वह नेचुरल कन्वेक्शन है। अगर आप कोई मैकेनिकल मींस यूज कर रहे हो लाइक स्टिरर या आप XYZ कुछ भी, तो वो क्या हो गया, आपके पास फोर्स कन्वेक्शन हो गया। फोर्स कन्वेक्शन हम मोस्टली उस वक्त ऑप करते हैं जब हमें टाइम एफिशिएंट अपना प्रोसेस करना होता है, या हमारे पास लिक्विड की प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं कि बहुत ज़्यादा विस्कस लिक्विड है एंड इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू क्रिएट द कन्वेक्टिव करंट्स इन द क्या कहते हैं सिस्टम, तो फिर हम क्या करते हैं, वी ऑप्ट फॉर मैकेनिकल मीन्स टू मेक प्रोसेस मोर एफिशिएंट, ठीक है। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम, कन्वेक्शन के अंदर, कंडक्शन, रेडिएशन, कन्वेक्शन के अंदर कोई प्रॉब्लम? अगर कोई प्रॉब्लम है तो लेट मी नो, फिर वी विल गो टुवर्ड्स some properties. ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब हम आगे की तरफ देखते हैं, मटेरियल प्रॉपर्टीज की तरफ। ठीक है, अच्छा, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन हो गया। अब हम कंडक्शन की तरफ जाएंगे। बिफोर स्टार्टिंग कंडक्शन, दो प्रॉपर्टीज हैं विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। हम वो दो प्रॉपर्टीज को देख लेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट कंडक्शन इन डिटेल, ठीक है। सबसे पहले प्रॉपर्टीज है हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। हमने बात की कंडक्शन की। कंडक्शन क्या, हमारे पास हीट ट्रांसफर हो रही है बाय मॉलिक्यूलर एक्शन, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करें उसकी वजह से हमारे पास जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो हमने कहा कंडक्शन है। अब थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी है कि कितनी इजीली मॉलिक्यूल जो है एनर्जी ट्रांसफर करें, ठीक है, कितनी इजीली जो है एनर्जी हीट ट्रांसफर हो रही है, तो वो क्या है हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी। अब हमारे पास हर सब्सटेंस, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो सॉलिड हो, सॉलिड में चाहे वो मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, हर सब्सटेंस की थर्मल कंडक्टिविटी डिफरेंट होगी, ठीक है। जितना ज़्यादा उसकी हायर थर्मल कंडक्टिविटी होगी, इतना अच्छा वो कंडक्टर होगा, उतनी ईजिली वो हीट ट्रांसफर करेगा। जितनी कम उसकी थर्मल कंडक्टिविटी होगी, उतना वो बैड कंडक्टर होगा, या उतना वो अच्छा इंसुलेटर होगा, और उतना कम वो हीट ट्रांसफर करेगा। जैसे मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर, क्यों? क्योंकि उनकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, दे कैन ईजिली क्या कहते हैं ट्रांसफर हीट फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल। लेकिन जो इंसुलेटर है, जैसे वुड हो गया या प्लास्टिक हो गया, दे आर नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये क्या इंसुलेटर्स हैं, वुड क्या है, वुड इज अ गुड इंसुलेटर। तो क्या करेगा कि ये हीट ट्रांसफर में इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी हीट ट्रांसफर नहीं करेगा,
ठीक है, लेकिन इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होगी ये इतनी मिनिमम होगी कि ये रेडिली हीट ट्रांसफर करने को, मतलब रेडिली हीट ट्रांसफर नहीं करेगा, इट विल बी वेरी स्लो प्रोसेस। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हमारे पास किसी भी सब्सटेंस की कंडक्टिविटी अच्छी होती है, उतना ज़्यादा वो हीट ट्रांसफर करने कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, अब थर्मल कंडक्टिविटी हमारे पास किसके ऊपर डिपेंड करती है? केमिकल कंपोजिशन के ऊपर, फेस के ऊपर भी, कि वेदर सॉलिड है, गैस है, लिक्विड है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है या अमॉर्फस स्ट्रक्चर है, उसका टेम्परेचर क्या है, उसका प्रेशर क्या है, उसकी होमोजेनिटी क्या है। ठीक है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है थर्मल कंडक्टिविटी। अब मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे। ठीक है, सबसे पहले हम चार्ट की तरफ जाते हैं। हमारे पास जो है ये चार्ट है, इसके अंदर हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस गिवन है और उनकी थर्मल कंडक्टिविटी गिवन है। सब्सटेंसेस तीनों फेजेस के, गैसेस के, लिक्विड के एंड सॉलिड के। ठीक है, गैसेस के हमारे पास कार्बन, अच्छा इनकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो दो टेम्परेचर्स पे गिवन है, एक 0 डिग्रीज पे और एक 100 डिग्रीज पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं गैसेस की। गैसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, एयर, ऑक्सीजन। आप इन सबकी थर्मल कंडक्टिविटी देख सकते हैं, ये डेसिमल पॉइंट्स के अंदर 0.01, 0.02, 0.02, 0.3 इस तरह की। ठीक है, इवन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी और इवन एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड भी इनकी थर्मल कंडक्टिविटी इज क्वाइट नेग्लिजिबल। यानी जो गैसेस है दे आर नॉट अ गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ठीक है, रेडिएशन में दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट या कन्वेक्शन में दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट, लेकिन जो कंडक्शन की बात करें, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मॉलिक्यूल्स, कंडक्शन की रिक्वायरमेंट क्या है कि मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्लोजली इंटरेक्शन में हो, क्लोजली कॉन्टैक्ट में हो। तो गैसेस के अंदर मॉलिक्यूल्स तो क्लोजली कॉन्टैक्ट में नहीं होते, तो इनकी थर्मल जो कंडक्टिविटी है ऑब्वियसली बात है इट वुड बी मिनिमम एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड्स। अब हम बात करते हैं लिक्विड की। लिक्विड का भी हमारे पास यही मसला है कि लिक्विड के अंदर भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स रिलेटिवली एज कम्पेयर टू गैसेस करीब होते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा क्लोजली कॉन्टैक्ट में नहीं होते कि दे कैन रेडिली ट्रांसफर हीट। तो दैट्स वाई लिक्विड की भी हमारे पास जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो काफ़ी कम होती है। लेकिन अब हम सॉलिड्स की बात करते हैं। सॉलिड्स के अंदर आप देख लीजिए मेटल्स भी और नॉन मेटल्स भी। सॉलिड के अंदर हमारे पास क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स है वो टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास ऑब्वियसली बात है जब मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड है तो दे कैन रेडिली ट्रांसफर हीट फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल बाय वाइब्रेशन। अब हमारे पास सॉलिड में भी टाइप्स आ जाती है, मेटल्स, नॉन मेटल, क्रिस्टलाइन, अमॉर्फस स्ट्रक्चर की। ठीक है, क्योंकि हमारे पास केमिकल कंपोजिशन से लेकर उनका स्ट्रक्चर भी इफेक्ट करता है थर्मल कंडक्टिविटी पे। तो हमारे पास हम यहाँ पे यू कैन सी फ्रॉम द चार्ट कि जो हमारे पास मेटल्स हैं इनकी थर्मल कंडक्टिविटी काफ़ी हाई है। स्टील, कॉपर, सिल्वर, रिलेटिवली हमारे पास जो गैसेज और लिक्विड थी इनकी हमारे पास जो थर्मल कंडक्टिविटीज थी वो डेसिमल पॉइंट्स में थी, जबकि हमारे पास मेटल्स हैं इनकी जो हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी है ये हंड्रेड्स में है। ठीक है, 386, 379। तो जितनी ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होगी उतना ज़्यादा दे आर अ गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स में आ गया हमारे पास ब्रिक आ गया, मार्बल आ गया, एस्बिटोस आ गया। अब हमारे पास इनकी थर्मल कंडक्टिविटी देखिए, इनकी थर्मल कंडक्टिविटी काफ़ी कम है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो नॉन मेटल्स हैं दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। Metals are good conductors of heat, but non-metals are not good conductors of heat. They cannot readily transfer heat from one molecule to another molecule. एक और एग्जाम्पल है हमारे पास वुड की। वुड इज अ वेरी गुड इंसुलेटर बट नॉट अ गुड कंडक्टर ऑब्वियसली। ठीक है, वुड इज नॉट अ गुड कंडक्टर एट ऑल, लेकिन है तो वो सॉलिड ही, लेकिन बीइंग अ सॉलिड स्टिल इट कैन नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक और उसकी। ठीक है, अब हम मर्क्यूरी की बात करते हैं। हमारे पास समटाइम ये होता है मर्क्यूरी हमारे पास जो है जनरली जो है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फेज पे पाई जाती है। ठीक है, अब हम मर्क्यूरी की बात करते हैं लिक्विड फेज के अंदर। लिक्विड फेज के अंदर इसके हमारे पास जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो 8 है। वेपर फेज के अंदर हमारे पास मर्क्यूरी की थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, डेसिमल पॉइंट में 0.03। सॉलिड फेज के अंदर हमारे पास मर्क्यूरी की थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, 48। ठीक है, मर्क्यूरी क्योंकि मेटल है हमारे पास तो ऑब्वियसली बात है इसकी थर्मल कंडक्टिविटी 40 मतलब अच्छी होगी एज कम्पेयर टू बाकी सारे नॉन मेटल्स। लेकिन हमारे पास क्योंकि मर्क्यूरी जनरली एग्जिस्ट ही रूम टेम्परेचर पे करता है तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस टू मेंटेन मर्क्यूरी एट सॉलिड स्टेट।
ठीक है, हमें सॉलिड स्टेट में तो मर्क्यूरी को हम मेंटेन नहीं कर सकते ना, हम सस्टेन ही नहीं कर सकते, उसको जो टेम्परेचर या जो प्रेशर चाहिए होगा सॉलिड स्टेट में रहने के लिए, वो हमारे पास डिफिकल्ट अचीव करना, अटेन करना। तो ऑब्वियसली बात है कि हमारा जो मर्क्यूरी है वो हमारे पास, उसकी इतनी ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी हमारे पास यूजलेस है, we will refer to it compared to the solid और वेपर स्टेट। ठीक है, हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ठीक है, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है K इक्वल्स टू K नॉट 1 प्लस बीटा टी। ठीक है, ये जो हमारे पास K है, हमारे पास ये थर्मल कंडक्टिविटी किसी भी टेम्परेचर, जिस भी टेम्परेचर पे आपको, लेट्स से आपको 100 पे मालूम करनी है, आपको 200 पे मालूम करनी है, आपको 40 डिग्रीज पे मालूम करनी है, आपका ये वो वाला थर्मल कंडक्टिविटी हो जाएगी। दिस इज K नॉट, आपके पास ये थर्मल कंडक्टिविटी है एट 0 डिग्रीज। ठीक है, जो हमारे पास ये लिटरेचर से इजीली आपको K नॉट की वैल्यूज मिल जाती है। आपको जितने भी आपके पास सब्सटेंसेस अब तक डिस्कवर हो चुके हैं, उन सब सब्सटेंसेस की थर्मल कंडक्टिविटी एट 0 डिग्रीज नोन है। ठीक है, तो यू कैन इजीली गेट दिस K नॉट वैल्यू फ्रॉम द लिटरेचर। बाकी बीटा इज द कांस्टेंट, यू कैन आल्सो गेट इट फ्रॉम द लिटरेचर, एंड दिस T इज द टेम्परेचर। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे आपको अपनी मालूम करनी है, ये उस टेम्परेचर पे आपकी क्या कहते हैं, ये वो वाला टेम्परेचर है। तो आपके पास अगर आपके उसके जो है K नॉट की वैल्यू और बीटा की वैल्यू होगी, तो यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी एट एनी टेम्परेचर। ठीक है, काफी सारे हमारे पास जो नॉन टेम्परेचर्स हैं, जैसे 100 डिग्रीज पे या रूम टेम्परेचर पे या 0 डिग्रीज पे आपको जो है लिटरेचर में ऑलरेडी थर्मल कंडक्टिविटीज नोन है। लेकिन कोई ऐसा टेम्परेचर है जो आपके पास जनरली यूज नहीं होता और आपको उस पर थर्मल कंडक्टिविटी मालूम करनी है, तो देन यू विल यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड द थर्मल कंडक्टिविटी एट एनी टेम्परेचर। अब हमने बात की थी कि थर्मल कंडक्टिविटी है, ये डिपेंड करती है हमारे पास केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस पर। ठीक है, अब केमिकल कंपोजिशन की बात आ जाती है हमारे पास कि हमारे पास अगर सब्सटेंस प्योर है, जैसे मेटल है हमारे पास, हम बात करते हैं कॉपर की, कॉपर प्योर है तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी हमारे पास ऑब्वियसली बात है, इट वुड बी 378 379 समथिंग अराउंड 400। लेकिन अगर कॉपर इम्प्योर है, उसकी केमिकल कंपोजिशन के अंदर हमारे पास इम्प्योरिटीज आ गई, तो इस इम्प्योरिटीज की वजह से क्या होगा, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, अगर लेट्स से जो इम्प्योरिटी है वो कोई बहुत अच्छा मेटल है, कॉपर के साथ हमने अलॉय बनाया किसी बहुत अच्छे मेटल का, लेट्स से हमने बनाया उसको अलॉय बनाया हमने उसके साथ जिंक का, और जिंक भी बहुत अच्छा थर्मल कंडक्टर है, तो ऑब्वियसली बात है फिर उसकी क्या हो जाएगी, थर्मल कंडक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन लेट्स से अगर मैंने कॉपर के साथ जो इम्प्योरिटी है उसकी केमिकल कंपोजिशन के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, वो लेट्स से कोई गैस है, या लेट्स से वो स्टील है, या लेट्स से वो कोई और ऐसा कंपोनेंट है, सल्फर है, तो उसकी वजह से क्या होगा, केमिकल कंपोजिशन उस इम्प्योरिटी की वजह से क्या होगा, हमारे पास कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो थर्मल कंडक्टिविटी हमारे पास डिपेंड करती है केमिकल कंपोजिशन पे भी। अगर सब्सटेंस प्योर होगा तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी यू कैन इजीली फाइंड बाय द लिटरेचर। लेकिन अगर सब्सटेंस के अंदर इम्प्योरिटी है तो यू विल लुक इनटू द इम्प्योरिटी कि इम्प्योरिटी क्या है। अगर इम्प्योरिटी बहुत अच्छा मेटल है और अच्छी कंडक्शन रखता है, तो ऑब्वियसली बात है दोनों की जो एवरेज कंडक्शन होगी इट विल बी इंक्लूडेड, तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी ओवरऑल इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन जो इम्प्योरिटीज हैं बिटवीन वो अगर वो नॉन मेटल है या वो कोई और ऐसी चीज़ है जो इंसुलेटर है बहुत अच्छा, तो ऑब्वियसली बात है फिर ओवरऑल थर्मल कंडक्टिविटी उसकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास फेजेस का भी इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। जो हमारे पास गैसेस हैं इनकी थर्मल कंडक्टिविटी सबसे कम होती है, क्योंकि इनके दरमियान मॉलिक्यूल्स के दरमियान गैप बहुत ज़्यादा होता है, तो डायरेक्टली हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता। ठीक है, लिक्विड है उनकी गैसेस से थोड़ी बेहतर होती है क्योंकि गैप्स कम होते जाते हैं, तो जो लिक्विड है दे आर बेटर कंडक्टर्स देन द गैसेस। अब बात करते हैं हम सॉलिड्स की। सॉलिड्स के अंदर भी हमारे पास देयर आर टू टाइप्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, ठीक है, नॉन मेटल्स आर नॉट गुड कंडक्टर्स। ठीक है, तो अमंग सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस सॉलिड हैज द बेटर कंडक्टिविटी, और सॉलिड के अंदर भी हमारे पास जो मेटल्स है दे आर द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट। ठीक है, अब हमारे पास जो हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे हमारे पास वैसे वैसे हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज होती जाएगी गैसेस की और लिक्विड की।
अब गैसेस और लिक्विड की थर्मल कंडक्टिविटी कैसे इंक्रीज होती जाएगी? ऑब्वियसली बात है, इनके दरमियान जो काइनेटिक एनर्जी है, मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेंगे, इनकी मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगी। जब मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगी तो दे विल कोलाइड विद ईच अदर मोर फ्रिक्वेंटली, एक दूसरे से ज्यादा फ्रिक्वेंटली कोलाइड करेंगे। जब एक दूसरे से ज्यादा फ्रिक्वेंटली कोलाइड करेंगे तो ऑब्वियसली बात है फिर हीट ट्रांसफर भी करेंगे। जब एक दूसरे से कोलाइड कर रहे होंगे तो वो हीट ट्रांसफर भी तो करेंगे ना, क्योंकि इंटरेक्शन हो रहा है दोनों का आपस में, दोनों आपस में कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं मॉलिक्यूल्स। तो जैसे ही हम लिक्विड और गैसेस की टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं उसकी वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज हो जाती है। नंबर ऑफ कोलिजन्स की वजह से ये एक दूसरे के साथ, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड करता है और हीट ट्रांसफर ज्यादा एफिशिएंटली करता है एज कंपेयर टू लोअर टेम्परेचर्स। तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैसेस एंड लिक्विड इंक्रीजेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, अब हमारे पास जैसे लिक्विड और गैसेस में हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। सॉलिड्स के अंदर क्या है, बिल्कुल अपोजिट है। सॉलिड के अंदर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? सॉलिड्स में क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड है एक दूसरे से। अब आप टेम्परेचर इंक्रीज करें तो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशन स्टार्ट कर देंगे। मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशन स्टार्ट कर देंगे तो दे विल ट्राई टू पुश नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, अपने जितने भी नेबरिंग मॉलिक्यूल्स है सबको पुश करना शुरू कर देंगे। इनके दरमियान क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगी, गैप आ जाएगा। जब गैप आ जाएगा तो ऑब्वियसली बात है उस गैप की वजह से कंडक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एफिशिएंसी ऑफ द कंडक्शन क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि गैप आ गया। पहले तो वो बहुत टाइटली पैक थे, लेकिन जैसे ही आपने उनको हीट प्रोवाइड की, हीट की वजह से उनकी वाइब्रेशन इंक्रीज हुई, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, काइनेटिक एनर्जी की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, मॉलिक्यूल्स ने एक दूसरे को पुश करना शुरू किया और उन्हें अपने दरमियान गैप क्रिएट कर दिया। तो उस गैप की वजह से क्या हुआ, जो कंडक्शन का प्रोसेस था वो स्लो डाउन हो जाएगा। तो मेटल के केसेस में हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी जो है रिड्यूस हो जाती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जबकि सॉलिड एंड गैसेस के अंदर क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये वाली बात समझ आई, सॉलिड और लिक्विड वाली? बताओ मुझे क्योंकि आई एम श्योर इसके अंदर कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। सॉलिड के अंदर उल्टा सिस्टम होता है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, जबकि लिक्विड एंड गैसेस के अंदर टेम्परेचर के इंक्रीज से थर्मल कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। ये वाली बात समझ आई या नहीं आई? आई वांट एन आंसर, ताकि मुझे पता भी हो कि आप लोग सुन भी रहे हो या नहीं सुन रहे। yes, पक्का समझ आएगा ना? मैम लिक्विड और गैसेस का दोबारा से बता दें। ठीक है, मैं तो उसमें किस तरह से बता देती हूँ, दोबारा से बता देती हूँ। हमारे पास लिक्विड और सॉलिड की बात करते हैं, लिक्विड और गैसेस की बात करें। लिक्विड और गैसेस के अंदर मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं कंपेयर टू सॉलिड। ठीक है, लिक्विड के अंदर कम दूर होते हैं, सॉलिड के अंदर बहुत ज्यादा दूर होते हैं। अब हम बात करें कंडक्शन की। कंडक्शन के अंदर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में आएंगे तो हीट ट्रांसफर होगी। अब लिक्विड और सॉलिड के अंदर अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करनी हूँ, सॉरी लिक्विड और गैस के अंदर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करनी हूँ तो क्या होगा, हर मॉलिक्यूल इंडिविजुअली अपनी एनर्जी गेन करेगा, हीट गेन करेगा, एनर्जी गेन करेगा, एक्साइटेड हो जाएगा, एनर्जाइज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, वो ज्यादा मूव करना शुरू कर देगा। अब ज्यादा मूव करेगा तो एक दूसरे से कोलाइड भी करेंगे मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, गैसेस में भी लिक्विड में भी। ठीक है, अब जैसे जैसे जितनी ज्यादा टेम्परेचर गेन होता जाएगा उतना ज्यादा मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, क्योंकि उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, उनको समझ एक्साइटेड हो जाएंगे बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स। तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, ज्यादा कोलाइड करेंगे दूसरे से। तो जितना ज्यादा कोलाइड करेंगे उतना ज्यादा हीट ट्रांसफर होगी, कांटेक्ट में आएंगे ये दो मॉलिक्यूल्स आपस में, हीट ट्रांसफर करेंगे, फिर वही मॉलिक्यूल तीसरे मॉलिक्यूल से कांटेक्ट में आएगा, हीट ट्रांसफर करेगा, वही मॉलिक्यूल चौथे मॉलिक्यूल से कांटेक्ट में आएगा, हीट ट्रांसफर करेगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट इंप्रूव हो रही है। मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट इंक्रीज होने से क्या हो रहा है, नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ कोलिजन से क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर इंक्रीज हो रही है। ठीक है, पहले दूर 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 रैंडमली मूव कर रहे थे, मैंने टेम्परेचर प्रोवाइड किया, मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिल गई, एनर्जी की वजह से वो ज्यादा मूव करने लगे। अब ज्यादा मूव करेंगे तो ज्यादा टकरे मारेंगे एक दूसरे से, ज्यादा कोलाइड करेंगे। जब ज्यादा कोलाइड करेंगे तो कांटेक्ट में आएंगे, हीट ट्रांसफर भी करेंगे। अब एक दूसरे से जब कांटेक्ट कोलाइड करेंगे तो सिर्फ ऐसे कोलाइड करके खत्म तो नहीं हो जाएंगे ना, अपनी अपनी डायरेक्शन में वापस तो नहीं चले जाएंगे ना, कोलाइड करेंगे तो कुछ एनर्जी ट्रांसफर भी होगी। ठीक है, तो जितना ज्यादा हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतना ज्यादा मॉलिक्यूल्स एक्साइटेड होंगे, उतना ज्यादा वो ट्रेवल करेंगे, उतना ज्यादा कोलाइड करेंगे और उतना ज्यादा हीट ट्रांसफर करेंगे।
अब सॉलिड के अंदर क्या है, हमारे पास मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड है। कंडक्शन की कंडीशन ये थी ना कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कांटेक्ट में आए और हीट ट्रांसफर करें। गैसेस और लिक्विड के अंदर हमने हीट प्रोवाइड की ताकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कांटेक्ट में आए और हीट ट्रांसफर करें। अगर यही चीज मैं सॉलिड में करूं, सॉलिड में मैं टेम्परेचर प्रोवाइड करूं, तो उससे क्या होगा, उल्टा इफेक्ट होगा। इंस्टेड ऑफ कमिंग टुगेदर, ज्यादा करीब होने के बजाय वो क्या होंगे, एक दूसरे से दूर होने लग जाएंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल्स को जगह चाहिए ना वाइब्रेट करने के लिए। सॉलिड और लिक्विड के अंदर तो बहुत जगह थी कि वो इजीली जो है वाइब्रेट कर सकते थे, तो उसकी वजह से क्या हुआ, मूवमेंट भी हो रही थी उनकी। लेकिन सॉलिड के अंदर तो इनके पास जगह ही नहीं है वाइब्रेट करने के लिए, तो वाइब्रेट करने के लिए क्या करेंगे, अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल्स को पुश करना शुरू कर देंगे। जब पुश करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, गैप आ जाएगा, एक्सपेंशन होगी। ठीक है, जब गैप आ जाएगा तो जो कंडक्शन पहले अच्छी हो रही थी वो क्या हो जाएगी, अब कम हो जाएगी, लेस एफिशिएंट हो जाएगी, क्योंकि गैप आ गया। समझ आइए वाली बात, ये नहीं आई? यस मैम, ओके मैम। पक्का आ गई? अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो बता दो। नो मैम, क्लियर है। ठीक है, अब हम, अच्छा अब इसी तरीके से अब एक और बात है, हमारे पास सॉलिड्स में हमारे पास आ जाते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर और अमॉर्फस स्ट्रक्चर। जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे पास, उनकी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होती है, अमॉर्फस स्ट्रक्चर की थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी नहीं होती। क्रिस्टलाइन की क्यों अच्छी होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल जो है एक प्रॉपर अरेंजमेंट में होते हैं। ठीक है, रैंडमली अरेंज नहीं होते। क्रिस्टल बना रहे ना, तो उनकी क्या होगी, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होगी, एक लेटेस्ट स्ट्रक्चर होगा। तो स्ट्रक्चर की वजह से क्या होगा कि हमारे पास हीट ट्रांसफर इवनली होगी, एफिशिएंटली होगी। लेकिन अमॉर्फस में क्या होता है, मॉलिक्यूल जो रैंडमली अरेंज है। जब रैंडमली अरेंज है तो ऑब्वियसली बात है, हीट ट्रांसफर एज कंपेयर टू क्रिस्टलाइन अमॉर्फस में कम होगी। अब उस रैंडमली अरेंज में क्या होगा कि एक मॉलिक्यूल्स के दरमियान, एक दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिफरेंट डिस्टेंस है। अब लेट्स से 1 और 2 के दरमियान 1 मिलीमीटर का डिफरेंस है, तो 2 और 3 के दरमियान 4 मिलीमीटर का डिफरेंस है, क्योंकि प्रॉपर्ली अरेंज नहीं है मॉलिक्यूल्स, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है उनका। तो उसकी वजह से क्या होगा, हीट जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो उनकी कम होगी। क्रिस्टलाइन में क्या होता है, हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स है वो प्रॉपर्ली अरेंज होते हैं, इवनली गैप्ड होते हैं, इवनली उनका जो स्ट्रक्चर डिफाइंड होता है। एक जो हमारे पास छोटा यूनिट है उसका भी वही स्ट्रक्चर है जो बिगर हमारे पास क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है। तो हमारे पास उससे क्या होता है कि जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो बहुत उनकी अच्छी होती है, जो कंडक्शन का उनका है वो बहुत प्रोसेस बहुत इजीली हो जाता है एज कम्पेयर टू अमॉर्फस, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट की वजह से। एक है जो उसमें प्रॉपर्ली मॉलिक्यूल्स अरेंज है और दूसरे में मॉलिक्यूल्स प्रॉपर्ली अरेंज नहीं है। ठीक है, ये वाली बात समझ आ गई। क्रिस्टलाइन हैज बेटर थर्मल कंडक्टिविटी एज कम्पेयर टू द अमॉर्फस सॉलिड्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास कितनी एनर्जी, कितनी टेंडेंसी है किसी भी सब्सटेंस की हीट स्टोर करने की या रिलीज करने की। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी तो वो है ना कि कितनी टेंडेंसी है हीट ट्रांसफर की। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के एक किसी भी सब्सटेंस की क्या टेंडेंसी है कि कितनी हीट स्टोर कर सकता है या कितनी हीट रिलीज कर सकता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रेज 1 डिग्री सेंटीग्रेड, कि जितनी भी एनर्जी हमारे पास चाहिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए, 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए। जैसे मेरे पास, हमारे पास वाटर है, मुझे वाटर का टेम्परेचर 19 से 20 करना है, तो वो 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए टेम्परेचर मुझे कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी है, वो क्या है हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब फॉर वाटर ऑब्वियसली बात है, अमाउंट ऑफ एनर्जी वुड बी डिफरेंट टू रेज 1 डिग्रीज। अब यही अगर मैं बात करूं अल्कोहल की, तो अल्कोहल के लिए आई वुड रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट टू इंक्रीज 1 डिग्री टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रेज 1 डिग्रीज इज डिफरेंट फॉर एवरी सब्सटेंस। तो ये हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है कि किसी भी सब्सटेंस की टेंडेंसी कि वो कितनी हीट अपने अंदर स्टोर कर सकता है या वो कितनी हीट रिलीज कर सकता है। ठीक है, अब हमारे पास जो हीट कैपेसिटी है हमारे पास, ये हमारे पास किस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं, mcp डेल्टा टी। ठीक है, इसके अंदर जो cp है हमारे पास, इट इज हीट कैपेसिटी, और जो q है हमारे पास वो हमारे पास हीट है कि कितनी भी सब्सटेंस के अंदर करंटली कितनी हीट स्टोर है। ठीक है, तो थर्मल कंडक्टिविटी हमारे पास क्या है कि किसी भी मॉलिक्यूल की टेंडेंसी हीट ट्रांसफर की, कंडक्शन की टेंडेंसी, और हीट कैपेसिटी क्या है कि किसी भी मॉलिक्यूल की अंदर कितनी टेंडेंसी, कितनी हीट स्टोर या रिलीज कर सके।
ठीक है, तो थर्मल कंडक्टिविटी हीट ट्रांसफर के बारे में बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हीट स्टोरेज की बात कर रहे हैं। समझ आई वाली बात? हीट कैपेसिटी इज द स्टोरेज कैपेसिटी, जबकि थर्मल कंडक्टिविटी इज द टेंडेंसी टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल। ये वाली बात समझ आई? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और थर्मल कंडक्टिविटी के दरमियान डिफरेंस समझ आया? यस मिस, समझ आ गया। पक्का समझ आया? आज के लेक्चर में कोई भी ऐसी चीज जो समझ ना आई हो, कोई भी ऐसी चीज रैंडमली थर्मल कंडक्टिविटी की सारी डिपेंडेंसी के किस चीज पे, कोई भी ऐसी चीज जो समझ ना आई हो, क्योंकि कल से वी विल स्टार्ट 4 ईयर रॉ ऑफ थर्मल कंडक्शन, तो आई एम श्योर कि उससे पहले सब चीजें पता होनी चाहिए ताकि हम उसको आगे सही से वो कर सकें। तो कोई भी ऐसी चीज जो समझ ना आई हो that you want me, क्योंकि अभी इतना टाइम है कि आई कैन मैं मिस रहे सब क्लियर है। चलो दैट्स गुड। अच्छा, ये मैंने कुछ क्वेश्चंस जो है सॉर्ट आउट किए थे आप लोगों के लिए, ये सेल्फ स्टडी के क्वेश्चंस हैं। इसका आप लोगों के मिड के फाइनल एग्जाम से कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ ये जनरल आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है ताकि आप इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लो। गूगल करोगे ना, जब आप इसको सर्च करोगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे प्रीवियस के। ठीक है, सेल्फ स्टडी के क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि आपने मुझे इसको राइट डाउन करके मुझे दिखाने हैं, लेकिन इट्स बेटर कि आप इसको जो है एक दफ़ा क्या कहते हैं सर्च करने की कोशिश करें ताकि आपके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, सब जनरल आपके पास डिफरेंस कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन का, थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी का आपकी क्या कहते हैं गैस, लिक्विड और सॉलिड पे क्या इफेक्ट, मतलब ऑर्डर है किसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, ये ऑलरेडी हम लेक्चर के अंदर सब डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कैसे हम जो है थर्मल बेस्ट थर्मल इंसुलेटर हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। गुड का तो मैंने बता दिया ना, मेटल्स आर गुड थर्मल कंडक्टर्स, तो अब थर्मल इंसुलेटर आप कैसे सेलेक्ट करोगे, गुड क्या क्राइटेरिया आप सेट करोगे। ठीक है, इम्प्योरिटीज क्या होंगी उसके अंदर, उसका फेस क्या होगा, ठीक है, उसके अलावा जो है उसके स्ट्रक्चर क्या होगा, ये सब चीज़ें आप जो है बिल्कुल अपोजिट जो थर्मल कंडक्टिविटी के लिए सबसे बेस्ट है उसका अपोजिट थर्मल इंसुलेशन के लिए सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, फिर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर थर्मल कंडक्टिविटी के ऊपर क्या है, सॉलिड होगा तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर थर्मल कंडक्टिविटी रिड्यूसेस, गैसेस एंड लिक्विड के लिए विद इंक्रीज इन टेम्परेचर थर्मल कंडक्टिविटी इंप्रूव्स। ठीक है, फिर थर्मल कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के दरमियान क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये सब चीज़ें ऑलरेडी हम लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चंस हैं, इनको दोबारा से रिवाइज करना, रिकैप करना, ताकि एक आइडिया हो जाए आप लोगों को कि आप लोगों की बेसिक नॉलेज जो है कितनी इम्प्रूव हुई है। फिर कल से जो हम करेंगे, कल से हम स्टार्ट करेंगे अपना फोरियर्स लॉ ऑफ थर्मल कंडक्शन। कल डेरिवेशन होगी और एक न्यूमेरिकल होगा। ठीक है, तो जब न्यूमेरिकल हम कर रहे होंगे तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप अपने कैलकुलेटर्स लेके बैठिएगा और न्यूमेरिकल साथ साथ सॉल्व करते जाइएगा, क्योंकि ऑनलाइन के अंदर इट्स क्वाइट डिफिकल्ट कि न्यूमेरिकल्स को समझना, कॉम्प्रीहेंड करना बहुत मुश्किल है। तो कैलकुलेटर्स होगा और साथ में सॉल्व करोगे तो आसानी होगी बाद में। ठीक है, उसके अलावा कोई प्रॉब्लम लेक्चर के हवाले से, कोई प्रॉब्लम मेरे टीचिंग स्टाइल के हवाले से, कोई प्रॉब्लम, कोई भी ऐसी चीज़ जो दैट यू वांट टू शेयर। नो मैम, प्रॉब्लम तो कोई नहीं है। ठीक है, चलो फिर ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैंने अटेंडेंस डाउनलोड कर ली है, आई एम श्योर यू मे लीव। अच्छा, एक और बात, कल एक रोल नंबर 86 था, ही वाज अटेंडिंग क्लास सिंस यस्टरडे अंटिल टुडे। So I do not know if he's still here. Yes. नहीं, I cannot. बहरहाल इस तरह क्लास नो मिस, अटेंड करके मैंने तो ऑफ कर दी थी क्लास। नहीं, रोल मैम नंबर आई थिंक लगा के सो गए होंगे। हाँ, I am sure about that as well. सुबह 10 बजे से क्लास में बैठे। I'm sure about that as well कि he। चलो ठीक है, that's all for today. नहीं मिस, You may मैंने leave. अभी ज्वाइन की है। 86 के बारे में बात हो रही है बेटा। अच्छा 56, मुझे लगा 86। 86 मिस 86 ही हूँ मैं। so पता नहीं, you were taking class for almost 23 hours. खैर चलो, that's all for today. नो You मिस, may leave. मैंने तो ऑफ कर दी थी कल टाइम पर। I do not know, maybe आप शायद लिखी कोई हो और लेकिन होगा वो हुई मिस। ना हो सही से, maybe।
चले, अल्लाह हाफिज़। जी मैम हो सकता है, चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज।